दोनों बच्चों की ब्लड सैंपल की किट डॉक्टर के पास आ चुकी है। गौतम का ब्लड सैंपल उसके पास पहले से ही मौजूद है, क्योंकि गौतम अक्सर वहां ब्लड डोनेट करने के लिए आता रहता है। डॉक्टर फिर से डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार है। वो बच्चों और गौतम का ब्लड सैंपल लेकर अपनी टेस्टिंग टेबल पर रखता है। करीब 1 घंटे तक दोनों के ब्लड को गौतम के ब्लड के साथ डिटेल में मैच कर रहा होता है। फाइनली थोड़ी देर बाद रिजल्ट उसके सामने आ जाता है और वो देखकर डॉक्टर खुद हैरान हो जाता है। वो अपना माथा पकड़कर खुद से ही बोलता है, ये कैसे हो सकता है? बच्चों का डीएनए गौतम के डीएनए से अलग कैसे हो सकता है? क्या सचमुच अंजलि कोई बड़ा राज छुपा रही है? डॉक्टर के मन में यही ख्याल चल रहे हैं कि अगर बच्चे गौतम के नहीं हैं, तो फिर किसके हैं? और अंजलि ये बात जाहिर क्यों नहीं करना चाह रही? एक बार फिर वो मन ही मन कहता है, कहीं मुझसे टेस्ट करने में कोई गलती तो नहीं हो गई? एक बार इसे माइक्रो लेंस के साथ भी टेस्ट करके देखता हूँ। इसके बाद डॉक्टर फिर से अपनी जांच में लग जाता है। वो पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराता है। रात ढलती जा रही है और अंजलि दोनों बच्चों के साथ किडनैपर की कार में एक तरह से कैद हो चुकी है। अंजलि को वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। सोचता भी कैसे? अंजलि जानती थी कि सड़क पर दौड़ती हाई स्पीड कार से दोनों बच्चों को लेकर कूद तो नहीं सकती। इसमें बेहद खतरा है। ड्राइवर और वो औरत आपस में बात कर रहे थे। ड्राइवर हंसते हुए औरत से कहता है, मुर्गी के साथ उसके चूजे भी हाथ लग गए हैं। सोने पर सुहागा हो गया है। अब देखना तो फैक्ट्री वालों से डबल रकम लूंगा। औरत मुस्कुराते हुए कहती है, पैसा मिलते ही सीधा दुबई की ट्रिप पर चलेंगे। आदमी खुशी से चौड़ा होकर कहता है, दुबई क्या, सीधा फ्रांस चलेंगे। आईफल टावर पर जाकर अपनी शादी मनाएंगे। औरत कहती है, पर मैं सोच रही हूँ इस बेचारी और उसके बच्चों का क्या होगा? आखिर क्या करने वाले हैं वो लोग उनके साथ? आदमी कहता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, यही उनका काम है। तुम इन पर ध्यान मत दो, बस अपने सपनों के बारे में सोचो। पैसा मिलने के बाद हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। तभी विवान घबराते हुए कहता है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। वंश अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। वंश का इशारा पाते ही विवान खामोश हो जाता है। अंजलि अपने दिल में उठती घबराहट को दबाने की कोशिश करते हुए वहां से आजाद होने का तरीका सोच रही है। और आजाद होने का एक ही तरीका बचा है कि किसी तरह वो किडनैपर को कोई कीमत लेकर उन्हें छोड़ने के लिए राजी कर ले। यही सोचते हुए वो किडनैपर से कहती है, देखो, तुमने हमें किडनैप करके अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानते कि मेरे हस्बैंड कितने पावरफुल हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें छोड़ दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। इस पर गाड़ी चलाता हुआ किडनैपर पलटकर अंजलि को घूरते हुए हंसकर कहता है, ओहो, तो अब तुम हमें पैसा दोगी? कितना पैसा है तुम्हारे पास? अंजलि बिना एक पल गवाए अपने सोने का ब्रेसलेट, ड्रिंक्स, महंगी घड़ी सब उतारती है। पर्स से कैश, कार्ड सब निकालती है और दे देती है। अंजलि आगे कहती है, गोल्ड, घड़ी, पैसे, कार्ड्स सब मिलाकर लाखों रुपए हो जाएंगे। ये सब ले लो और हमें छोड़ दो बस। अंजलि की बात सुनकर किडनैपर के बराबर में बैठी हुई वो लड़की अंजलि से सारा सामान ले लेती है और हंसते हुए कहती है, लाखों कीमत है इन सब की। तू जानती है बेवकूफ औरत, तुम तीनों की कीमत क्या है? तुम्हें फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए कंपनी वाले हमें 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अंजलि हकलाते हुए कहती है, मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दूंगी अगर तुम मुझे अभी छोड़ दो तो। ये सुनते ही दोनों किडनैपर एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। वो कुछ सोच में पड़ जाते हैं। आदमी लड़की की तरफ घूरते हुए नाव में गर्दन हिलाता है। उनकी कार अब तक शहर को पार करते हुए जंगल के इलाके की तरफ मुड़ चुकी है। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा है। इंसान नाम की चीज भी आसपास दिखाई नहीं दे रही है। ये सब देखकर अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो मन में सोचती है, ये लोग हमें जंगल की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? मुझे कुछ तो करना होगा। यही सोचते हुए अचानक अंजलि अपना बैग उठाती है और उसे ड्राइवर के सर पर बार बार वार करती है। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है। कार सड़क पर किसी नागिन की तरह लहराने लगती है। गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ से निकलते देख ड्राइवर अचानक चिल्लाते हुए ब्रेक लगाता है। बेवकूफ औरत, मरवाएगी क्या? ठीक इसी समय
वो औरत अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अंजलि उसके मुंह पर बैग का एक जोरदार वार कर देती है। उसके नाक से खून बहने लगता है। औरत गुस्से में चिल्लाती है, तूने मेरी नाक तोड़ दी, कमीनी, रुक तुझे बताती हूँ। इतना कहकर वो औरत कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। ठीक उसी समय अंजलि दरवाजा खोलकर दोनों बच्चों के साथ बाहर की तरफ भागते हुए चिल्लाती है, अंश, विवान, भागो बेटा। दोनों किडनैपर उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन तब तक अंजलि और दोनों बच्चे उस सुनसान मैदान में उतर जाते हैं। अंजलि दोनों हाथों में बच्चों का हाथ पकड़े भाग रही है। दोनों किडनैपर कुछ दूरी पर ही उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जंगल की घास के कारण वो दोनों इन लोगों को देख नहीं पा रहे हैं। अंजलि हेल्प के लिए किसी को बुला भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पर्स के साथ उसका मोबाइल भी कार में ही छूट गया था। वो वंश से चिल्ला कर कहती है, माय गॉड, मैं अपना मोबाइल भी भूल गई। वंश को याद आता है कि उसका सीक्रेट मोबाइल भी भागते वक्त कहीं गिर गया है। अंजलि जंगल को क्रॉस करते हुए एक सड़क पर जा निकलती है। विवान रोते हुए कहता है, अब हम क्या करेंगे मम्मा? वो लोग हमें देख लेंगे और हमारा मर्डर कर देंगे। वंश उसे चुप कराते हुए उससे कहता है, चुप डरपोक, हमें कुछ नहीं होगा। मम्मा, वो देखो, सड़क बनाने का काम चल रहा है। उधर एक बड़ा सा पाइप है, हम उसके अंदर छुप जाएंगे तो वो लोग हमें नहीं देख पाएंगे। वंश बिल्कुल सही कह रहा था। अंजलि दोनों बच्चों को लेकर उस पाइप में छिप जाती है। दोनों किडनैपर्स उन्हें ढूंढने वहां आते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, तो वो आदमी औरत पर चिल्ला कर कहता है, ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है, अब मरेंगे हम दोनों। औरत उल्टा उस पर चिल्ला कर कहती है, मेरी कुछ गलती नहीं है, मर्द होकर भी एक औरत को काबू नहीं कर पाए, लानत है तुम पर। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हुए उन्हें ढूंढ रहे हैं। अंजलि सहमी हुई सी दोनों बच्चों के मुंह पर हाथ रखकर पाइप के अंदर बैठी हुई दोनों को देख रही है। रात गहरा चुकी है। गौतम अपने पॉलिटिशियन दोस्त के बताए बार में पहुंच चुका है। गौतम अपनी जैकेट की जेब से शराब की एक छोटी सी बोतल निकालता है और अपने होठों से लगाकर एक ही सांस में उसे खाली कर देता है। वो बोतल को पास में ही रखे डस्टबिन में फेंक देता है। वो अपना फोन निकालकर अपने दोस्त को कॉल करता है। हाँ बोलो, मैं बार में पहुंच गया हूँ, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ काफी भीड़ है, जल्दी बताओ कहाँ मिलेगा वो, कैसा दिखता है? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, देख गौतम, जो भी करना बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये जो आदमी है बॉबी का बहुत खास है। अगर इसको पकड़ लिया और अपने अंडर ले लिया तो ये बॉबी के पास तुम्हें एक झटके में पहुंचा सकता है, इसलिए जरा समझदारी से भाई। गौतम कहता है, कितना पैसा लेगा ये मुझे बॉबी तक पहुंचाने के लिए? इस पर गौतम का दोस्त जवाब देता है, नहीं गौतम, तू गलत सोच रहा है। तू पैसे या किसी और लालच से इस आदमी को नहीं खरीद पाएगा। गौतम फिर पूछता है, तो फिर क्या करूं? दोस्त जवाब देता है, वो सब तुझे खुद ही सोचना होगा गौतम, कि तू उससे बॉबी के बारे में कैसे उगलवाता है। गौतम उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, तो सिर्फ उसका फोटो भेज मेरे मोबाइल पर और नाम बता उसका, बाकी मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कर लूंगा। इतना कहकर गौतम फोन कट कर देता है और थोड़ी ही देर बाद उसके मोबाइल पर उस आदमी का फोटो और नाम आ चुका है। गौतम शराब पी पीकर धुत हो चुका है। उसे बेहद गुस्सा आ रहा है। वो जल्द से जल्द बॉबी तक पहुंचना चाहता है। वो अपना मोबाइल निकालता है और उस आदमी का फोटो देखते हुए भीड़ में उसे ढूंढने लगता है। उधर जंगल में अभी भी अंजलि बच्चों को लेकर उन बड़े से पाइप के अंदर छुपी हुई है, जो सीमेंट के होते हैं और सड़कों के नीचे खुदाई करके बिछाए जाते हैं। उस पाइप में बैठे हुए अचानक उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। उसका सर चकराने लगता है और बेहद कमजोरी महसूस होने लगती है। दोनों किडनैपर्स अभी भी हाथ में गन लिए इधर उधर उन तीनों को तलाश रहे हैं। अंजलि जैसे ही आदमी के हाथ में गन देखती है, उसकी धड़कनें और भी तेजी से बढ़ने लगती है। वो दोनों बच्चों को कसकर अपने सीने से चिपका लेती है। अंजलि की हालत बिगड़ते देख वंश समझ जाता है कि उसे दवाई की जरूरत है, लेकिन वंश को याद आता है कि उसकी दवाई तो कार के अंदर पर्स में ही रह गई है। वंश अंजलि को संभालने की कोशिश करता है और विवान को खामोश रहने का इशारा करता है। उन तीनों की जान दांव पर लगी है, लेकिन बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक एक बड़ा सा चूहा दौड़ता हुआ विवान के ऊपर चढ़ जाता है। उसे देखते ही
विवान घबरा कर चिल्ला पड़ता है। मम्मा! उसके चिल्लाने की तेज आवाज होती है। तभी वंश एक झटके से उसके मुंह पर हाथ रख देता है, लेकिन विवान के चिल्लाने की आवाज दोनों किडनैपर्स के कानों तक पहुंच जाती है। वो आदमी पलटकर आवाज की दिशा में घूर कर देखता है और कदम दर कदम उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। तीनों अपनी सांस रोककर सामने से आती मौत को देख रहे हैं। डॉक्टर लैब में गौतम और बच्चों के ब्लड सैंपल्स को डिटेल में गहराई से चेक कर लेता है और डिटेल में आए इस फाइनल रिजल्ट की कॉपी जब डॉक्टर देखता है तो वो देखते ही डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। वो शॉकिंगली रिपोर्ट को देखता ही रह जाता है। डॉक्टर एक बार फिर से अपनी सीट से खड़ा होता है, बच्चों के ब्लड सैंपल्स निकालकर माइक्रोस्कोप से स्टडी करने लगता है। उसके चेहरे पर लगातार शॉकिंग रिएक्शन बढ़ते जाते हैं। उस मशीन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसे बड़ी स्क्रीन पर देखता है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं होता और खुद से आश्चर्य में कहता है, दोनों बच्चों के ब्लड में ये क्या है? उसे फिर कुछ याद आता है। वो कहता है, अंजलि की रिपोर्ट कहाँ है? मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी होगी। इधर उधर ढूंढ के अंजलि की ब्लड सैंपल रिपोर्ट उसे मिलती है। वो उसे देखता है, फिर से बच्चों की ब्लड रिपोर्ट देखता है। वो बार बार यही करता है, कभी अंजलि की ब्लड रिपोर्ट, कभी बच्चों की ब्लड रिपोर्ट। उसे सारा किस्सा जब समझ आता है तो उसकी तेज सांसें चलने लगती है और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आती हैं। वो मन ही मन कहता है, ओ माय गॉड, ऐसे रिजल्ट्स मैंने कभी नहीं देखे। डीएनए में इस तरह का म्यूटेशन मैंने कभी किताबों तक में नहीं पढ़ा। हे भगवान, बेचारे अंजलि की जिंदगी में एक साथ इतने दुख कैसे दे सकते हो आप? प्लीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जानकर तो वो खुद जिंदा नहीं रहना चाहेगी। गौतम बार में उस आदमी की तस्वीर को लिए कई बार चेहरा मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी समय तक उस चेहरे का कोई आदमी नहीं मिलता। फिर अचानक ही उसकी नजर एक आदमी पर ठहर जाती है। वो मोबाइल में उसका चेहरा मिलाता है, कंफर्म होता है और फिर सोचता है ये वही आदमी था जिसे गौतम ढूंढ रहा था। गौतम बराबर उस पर नजर रखता है। वो उसके पास जाता है ताकि नजदीक से देख सके और शक की कोई भी गुंजाइश ना रहे। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? सोचता हुआ गौतम मौके के इंतजार में है और कुछ देर बाद उसे वो मौका मिलता भी है। गौतम देखता है कि वो आदमी बाथरूम की तरफ जा रहा है। गौतम भी फौरन ही उसके पीछे पीछे हो लेता है। वो आदमी बाथरूम में मौज में गाना गाते हुए हल्का हो रहा है। गौतम उसी के बराबर में आकर खड़ा हो जाता है और उसकी हरकत देखता रहता है। वो आदमी निपट कर हाथ धोने जाता है। हाथ धोने के बाद जैसे ही वो पीछे पलटता है तो देखता है कि गौतम उसके सामने खड़ा है, जैसे कोई यमदूत हो। वो कहता है, क्या बे, सर पर चढ़ेगा क्या? इस पर गौतम जवाब देता है, ना, मुंह पर पड़ेगा। उस आदमी को समझ नहीं आता कि गौतम ने क्या बोला। उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह बन जाने जैसे भाव आते हैं। वो पूछता है, क्या बोला? लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर गौतम एक जोर के मुक्के से देता है। अबे कौन है तू? जानता है मैं कौन हूँ? बचेगा नहीं। वो गौतम को धमकी देता है। जानता हूँ, इसीलिए मार रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना तुम मेरी बात सुनोगे भी नहीं। गौतम कहता है और उसे एक और मुक्का रसीद देता है। अब उस आदमी को भी गुस्सा आता है और वो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो नशे में इतना धुत है कि वो उसे घूसा मारने की बजाय एक और घूसा खा लेता है। घूसा खाने के बावजूद उसकी अकड़ अभी भी उतनी ही थी। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, तू तू नहीं बचेगा साले। वो नशे की हालत में कहता है तो बात भी आधी अधूरी निकलती है। गौतम उसको 2 मुक्के और जड़ देता है। इस बार उसके होश के साथ साथ उसकी अकड़ और वो दोनों ही गिर जाते हैं। अब दूसरा मुश्किल काम शुरू होता है, उसे उठाकर ले जाने का। इसका एहसास भी गौतम को इस समय होता है जब वो उसका शरीर उठाता है। कितना भारी है ये? गौतम उसे उठाते हुए कहता है। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। तभी एक नई मुसीबत उसके सामने इंतजार कर रही होती है। उस आदमी के कुछ 8-10 बॉडीगार्ड के रूप में। वो जैसे ही अपने बॉस को उस हालत में देखते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। गौतम के लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो संख्या में न सिर्फ बहुत ज्यादा थे, बल्कि शरीर से भी हट्टे कट्टे दिख रहे थे। गौतम को उस आदमी को छोड़ना पड़ता है और वो पीछे हटता है। वो सभी बॉडीगार्ड गौतम की पिटाई शुरू कर देते हैं। उस पर लात और घूसों की बरसात होने लगती है। 2 मिनट बाद
जब वो सारे बॉडीगार्ड वहां से छटते हैं, तब वहां गौतम का घायल शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो बॉडीगार्ड अपने बॉस को फौरन उठाकर वहां से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक दूसरा आदमी अंदर घुसता है, तो वो गौतम को घायल हालत में देखकर हड़बड़ा जाता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर उन बॉडीगार्ड्स को देखता है, तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो आदमी फौरन मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को कॉल करके बोलता है, हेलो, एक इमरजेंसी है। एक तरफ जहां गौतम ने अपनी जान खतरे में डाल दी थी, वहीं दूसरी तरफ अंजलि और दोनों बच्चों की जान पहले से ही खतरे में है, जो फिलहाल अधर में लटक रही है। किसी की भी एक गलती और उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वंश की नजर केवल कार को ही दिख रही है, जिसके पिछली सीट पर अंजलि की दवाई रखी है। अंजलि की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे उसकी दवाई की सख्त जरूरत है। वंश उन दोनों मौत के दूतों के जाने का इंतजार कर रहा है, जो कब से उन्हीं के आसपास टहल रहे हैं। एक किडनैपर फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, आखिर गई कहाँ ये? इतनी रात में उसकी दोनों आफतें भी नजर नहीं आ रही है। वो घड़ी में टाइम देखता है, फिर एक इविल स्माइल के साथ कहता है, भूख तो लगेगी उनको, रोते बिलखते हुए कहीं तो नजर आ ही जाएगी। वो किडनैपर्स ढूंढना जारी रखते हैं। दूसरी ओर वंश के लिए मुसीबत और बढ़ जाती है। वो अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखता है, जो उसे बेचैन करती है। विवान भी डर रहा है। डर और घबराहट से उनके पसीने माथे से निकलकर गर्दन का सफर तय करते हैं। लेकिन किस्मत उनका साथ देती है। उन्हें वहां छिपने के लिए एक पाइप मिल जाता है और वो गुंडे अपने बॉस को फोन लगाते हैं और कहते हैं, हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं बॉस, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। ये बताते ही उन्हें जिस बात का डर होता है वही होता है। उधर से आवाज आती है, तुम जैसे नकारा लोगों से तो अच्छा आदमी कुत्ता पाल ले। 2 बच्चे और एक औरत नहीं ढूंढी जा रही तुम दोनों से। बॉस उन दोनों को और भी बहुत सुनाता है, गालियां भी देता है। पैसे क्या मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ, नए कपड़े और खाने के समय तो शिकायत नहीं करते ना। जब तक वो नहीं मिल जाते वहां से हिलना मत। उनके बॉस का रेडियो चालू रहता है। उनका ध्यान पूरा बॉस की बात पर रहता है। टहलते हुए वो थोड़े कार के आगे निकल जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वंश छत से पाइप से बाहर निकलता है। वो इशारे से अंजलि और विवान को हिम्मत बनाए रखने को कहता है, क्योंकि वो दोनों घबरा रहे होते हैं। अंजलि की हालत भले ही खराब रहती है, पर वो फिर भी हाथ से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वंश नहीं मानता। वो तेजी से निकलकर कार की खुली दरवाजे के पास जाता है और अंजलि के उस पर्स को उठा लेता है, जिसमें अंजलि की दवाई रखी हुई थी। वो गुंडे भी टहलते हुए पास आ ही रहे हैं, लेकिन इतना समय वंश के लिए काफी होता है वापस आ जाने के लिए। दोनों लड़का लड़की बॉस की बात सुन के डर जाते हैं और कहते हैं, अब क्या करें, बॉस तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो उसी तरफ भागे थे, मुझे कंफर्म है। यहाँ से वो निकले नहीं है। रात हमें कार में ही गुजारनी होगी। इन्हें यहाँ से बॉस के पास नहीं लेकर गए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। वो दोनों लड़का लड़की कार में बैठ जाते हैं। वंश चैन की सांस लेता है और वंश तुरंत अंजलि को वो दवाई देता है। अंजलि थोड़ा रिलैक्स होती है। अब आगे क्या, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। विवान डरता है तो वंश उसे हिम्मत देते हुए कहता है, सुबह होगी तो सब ठीक हो जाएगा, हमें बस सुबह तक का इंतजार करना है। विवान पूछता है, तब तक कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? यही रुकना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है भाई। बस इस पाइप के एंड्स ढकने के लिए कुछ चीज मिल जाए। वंश आसपास ढक्कन या कपड़े जैसी कोई चीज दिखता है। उसे पाइप के दोनों मुहानों को बंद करने के लिए लोहे का पतरा मिल जाता है। वो विवान को इशारा करता है तो वो समझ जाता है। दोनों भाई मिलकर दोनों मुहानों को ढक देते हैं और माँ के पास सिमट कर सो जाते हैं। अंजलि उसकी सूझबूझ देखकर खुश तो होती है, लेकिन इस बात का दुख भी होता है कि उसकी वजह से उसके बच्चे भी मुसीबत में पड़ गए। एक तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर लगातार गौतम को कॉल कर रहा है। वो कहता है, ये मिस्टर गौतम का फोन क्यों नहीं लग रहा है? इन्हें क्या पता गौतम का फोन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पिटाई के दौरान उसका सेलफोन गिरकर बंद हो चुका है। इस वक्त गौतम एक एम्बुलेंस के अंदर एक स्ट्रेचर में लेटा हुआ है और बेहोश है। बाढ़ में मिले उस भले आदमी की मेहरबानी होती है कि वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर चुका था। 2 बार कोशिश करने के बाद डॉक्टर अंजलि को फोन लगाता है। उसका फोन उन गुंडों की कार में छूट गया था। उधर जैसे ही अंजलि के फोन पर कॉल आती है, दोनों किडनैपर्स का ध्यान उस पर जाता है। वो एक बार फोन काट देते हैं।
डॉक्टर फिर से कॉल करता है। किडनैपर्स फिर काट देते हैं, लेकिन डॉक्टर जब तीसरी बार कॉल करता है, दोनों किडनैपर गुस्से में फोन को देखते हैं और कहते हैं, ये फोन क्यों आ रहा है बार बार। किडनैपर लड़की कहती है तो उसका साथी आदमी फोन उठाकर गुस्से से फोन स्विच ऑफ ही कर देता है और कहता है, लड़की ने दिमाग की बैंड बजा रखी है और उसके फोन ने हमारे कान की। डॉक्टर और भी हैरान होता है और कहता है, ये तो अंजलि का फोन भी बंद हो गया है, आखिर ये हो क्या रहा है। फिर 2 पल सोचकर वो स्वास्तिका को फोन लगाता है। स्वास्तिका फोन उठाती है। हेलो स्वास्तिका। डॉक्टर की आवाज सुनकर स्वास्तिका बात करती है और डॉक्टर उसे बताता है कि एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहकर वो स्वास्तिका को मिलने को कहता है। स्वास्तिका पूछती है, कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर? तो डॉक्टर कहता है, नहीं, लेकिन जरूरी है, जल्दी आओ। स्वास्तिका हाँ कहकर जाने के लिए निकल जाती है। उसे भी गौतम और अंजलि दोनों के फोन ना लगने वाली बात परेशान करती है। ये दोनों आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। वो दोनों को एक एक करके कम से कम 3 से 4 बार फोन ट्राई करती है, लेकिन दोनों के फोन पर कॉल नहीं लगता। स्वास्तिका घबराई हुई कार तक पहुंच जाती है। डॉक्टर की आवाज से साफ महसूस होता है कि बात बहुत गंभीर है। स्वास्तिका को रास्ता साफ मिलता है और वो कार 130 की स्पीड पर भगाने लगती है। वो कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचती है। उनसे बात हुई? डॉक्टर जब स्वास्तिका को देखता है तो तुरंत ही पूछता है। तब स्वास्तिका बताती है, नहीं, कोशिश तो की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कोशिश करती रहूंगी। आप बताइए कि क्या हो गया है। डॉक्टर बड़े आराम से उसे कुछ रिपोर्ट्स दिखाता है और सब समझाता है। सुनते सुनते ही स्वास्तिका के चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। उत्सुकता बदलकर हैरानी की तरफ बढ़ती जाती है। हैरत से बदलकर वो भावुक होती जाती है और फिर आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसका रोना रुकता ही नहीं है। डॉक्टर भी उसकी हालत समझता है और कहता है, ये बात अंजलि और गौतम को बताना जरूरी है। स्वास्तिका डॉक्टर के कहते ही एक ट्राई और करती है। वो गौतम को फोन लगाती है। इस बार कॉल रिसीव हो जाता है। स्वास्तिका फोन पर पूछती है, हेलो हेलो, कहाँ हो गौतम? कब से फोन लगा रही हूँ। दूसरी ओर से एक अनजान आवाज जवाब देती है, माफ कीजिए मैडम, गौतम नहीं, हेड कांस्टेबल संतोष बोल रहा हूँ। ये सुनते ही स्वास्तिका को झटका लगता है। वो घबरा जाती है। गौतम का फोन आपके पास? क्या हो गया सर? तब पुलिस वाला बताता है और कहता है, लड़ाई की है इन्होंने 10-10 लोगों के साथ। कंप्लेन की थी होटल वालों ने इनकी, इसलिए हमें आना पड़ा इनसे मिलने हॉस्पिटल। इंसान शरीफ दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए एफआईआर नहीं लिख रहा हूँ। जब भी ये उठे इन्हें आप समझा दीजिएगा। वैसे गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है ये, आ जाइए आप। गौतम का हाल सुनकर स्वास्तिका और भी हैरान रह जाती है और कहती है, क्या आप उनसे मेरी बात करवा सकते हैं प्लीज? स्वास्तिका के पूछते ही पुलिस वाला गौतम की तरफ देखता है। किस्मत से गौतम होश में आ चुका था। कांस्टेबल कहता है, हाँ, अभी अभी होश में आए हैं सर, करवाता हूँ। ये लो, बात करो अपनी फैमिली से। वो गौतम को फोन देता है। हेलो। गौतम पूछता है। स्वास्तिका पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? किन लोगों से लड़ाई करी तुमने? गौतम कहता है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, हॉस्पिटल आ जाओ, रखता हूँ। स्वास्तिका की आवाज में एक अर्जेंसी थी। रुको गौतम, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ, बहुत अर्जेंटली। ये बात अंजलि से जुड़ी है और तुमसे भी, और बहुत शॉकिंग है। डॉक्टर ने तो जल्द से जल्द तुमसे मिलने को कहा है, लेकिन तुम्हारी हालत तो। गौतम पूरी हीरो जैसे स्टाइल में अपने हाथ में गड़ी हुई निडल को निकालता है और तुरंत खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो स्वास्तिका से फोन पर कहता है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है और मरीज को अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में एडमिट होने का पूरा राइट होता है ना। मैं यहाँ का सारा बिल पे करके उसी हॉस्पिटल में आता हूँ एडमिट होने। कांस्टेबल एकदम कंफ्यूज लगता है और गौतम से पूछता है, तुम किस मिट्टी के बने हो? गौतम बस उसकी तरफ मुस्कुराता है। फिर वो अपने ऑफिस के स्टाफ को फोन करता है और उससे बिल की भरपाई करने को कहता है और तुरंत इस हॉस्पिटल से रवाना हो जाता है। एम्बुलेंस की तेज आवाज आती है। स्वास्तिका मन ही मन होप करती है कि इस एम्बुलेंस में गौतम हो। एम्बुलेंस रुकती है। स्वास्तिका एम्बुलेंस के अंदर झांकती है। एम्बुलेंस ड्राइवर उसे डांट देता है। स्वास्तिका की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। अंदर से 2 अस्पताल के कर्मचारी निकलते हैं और उनके पीछे से गौतम। गौतम को देख स्वास्तिका चौंक जाती है।
और उसके मुंह से निकल जाता है, ओह माय गॉड, ये क्या हालत हो गई गौतम तुम्हारी? स्वास्तिका गंभीरता से पूछती है। गौतम स्वास्तिका के प्रश्नों को इग्नोर करते हुए उससे कहता है, अरे ये छोड़ो, काम की बात बताओ, क्या बोल रही थी तुम? इस पर स्वास्तिका कहती है, तुम्हें उन्हीं के मुंह से सुननी चाहिए ये बात। अब गौतम की उत्सुकता का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत अंदर घुसता है। डॉक्टर उसे वो रिपोर्ट्स दिखाता है और बताता है, अंजलि की बॉडी में जो वायरस थे, उन्होंने वंश और विवान की बॉडी पर भी इफेक्ट किया हुआ है, जो उन दोनों के डीएनए को बदल चुका है। इसीलिए आपके डीएनए और इनके डीएनए मैच नहीं कर रहे। ये अंतिम लाइन सुनते ही गौतम के दिमाग में जैसे धमाके होने लगते हैं। उसे यकीन नहीं होता। वो हैरान होने में इतना व्यस्त हो जाता है कि खुश होना भूल जाता है। वो डॉक्टर से एक बार और पूछता है, हकलाते हुए शब्दों से। डॉक्टर उसे अच्छे से समझाता है और कहता है, सच तो यही है मिस्टर गौतम कि वंश और विवान दोनों आपके ही बच्चे हैं। आपका और दोनों बच्चों का डीएनए एक ही है। ये सुनते ही गौतम की आंखें आंसू से भर जाती है। स्वास्तिका भी उसके साथ रो रही होती है।